देखिए, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल एनालिसिस को समझने वाले हैं, जिसका टॉपिक है इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ फर्टिलाइजर यूज इन इंडिया। अब सरफेस लेवल पर अगर देखें तो ये टॉपिक सिर्फ फर्टिलाइजर्स की बात करता हुआ लगता है, लेकिन एक्चुअली ये इंडिया की एग्रीकल्चर पॉलिसी, फूड सिक्योरिटी, सब्सिडी बर्डन, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, वाटर क्राइसिस, क्रॉपिंग पैटर्न और लॉन्ग टर्म रूरल इकोनॉमी, इन सब चीजों से डायरेक्टली जुड़ा हुआ इशू है। इसलिए इस डिस्कशन को हमें सिर्फ खेती के पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल और पॉलिसी डायमेंशंस के साथ समझना होगा। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। पिछले कुछ वर्षों में स्पेशली वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के कारण ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस और फर्टिलाइजर प्राइसेस दोनों बहुत तेजी से बढ़े हैं। अब फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स जैसे यूरिया के प्रोडक्शन के लिए नेचुरल गैस और फ्यूल पर हेविली डिपेंडेंट रहती है। इंडिया लगभग अपनी 80% यूरिया रिक्वायरमेंट डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर लेता है और गवर्नमेंट लगातार प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ा रही है ताकि सेल्फ रिलायंस अचीव किया जा सके। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन होने के बावजूद सेक्टर इंपोर्टेड फ्यूल पर डिपेंडेंट बना हुआ है। यानी फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज इंडिया में है, लेकिन उनका एनर्जी बेस इंपोर्टेड है। इसलिए ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस का डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया के फर्टिलाइजर कॉस्ट्स पर पड़ता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि इसका सोल्यूशन ग्रीन अमोनिया हो सकता है। ग्रीन अमोनिया बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड अमोनिया प्रोडक्शन को रेफर करता है, लेकिन उसकी भी प्रैक्टिकल लिमिटेशंस है, क्योंकि ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन में बहुत अधिक वाटर रिक्वायरमेंट होती है और इंडिया के कई एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑलरेडी वाटर स्कैर्स है। इसलिए ग्रीन अमोनिया को यूनिवर्सल सोल्यूशन मान लेना रियलिस्टिक नहीं है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स के मुकाबले फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स की स्थिति और ज्यादा गंभीर है, क्योंकि इंडिया के पास रॉक फॉस्फेट के पर्याप्त डोमेस्टिक रिजर्व्स नहीं है। यानी फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स के लिए हम लार्जली इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है। अब फर्टिलाइजर्स जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस फूड सिक्योरिटी के लिए क्रिटिकल है। अगर फर्टिलाइजर्स अचानक एक्सपेंसिव हो जाएं तो क्रॉप प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा, फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगी और अल्टीमेटली गरीब कंज्यूमर्स सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। इसलिए गवर्नमेंट मैसिव फर्टिलाइजर सब्सिडीज देती है ताकि किसानों को फर्टिलाइजर्स अफोर्डेबल रेट्स पर मिल सके। लेकिन यही सबसे बड़ा कंसर्न आता है। इंडिया हर साल लगभग 2 लाख करोड़ फर्टिलाइजर सब्सिडी पर खर्च करता है, लेकिन एनालिसिस ये बताता है कि इस सब्सिडी का बड़ा हिस्सा एक्चुअल फूड प्रोडक्शन में प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन देने के बजाय इनएफिशिएंट यूज और पोल्यूशन के रूप में वेस्ट हो जाता है। यानी गवर्नमेंट पैसा दे रही है, फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं, लेकिन उनका ऑप्टिमल बेनिफिट एग्रीकल्चर सिस्टम को नहीं मिल रहा। अब यहां से फर्टिलाइजर ट्रैप की कॉन्सेप्ट शुरू होती है। एक्सेसिव, अनबैलेंस्ड और इनएफिशिएंट फर्टिलाइजर यूज सिर्फ पब्लिक मनी की वेस्टेज नहीं करता, बल्कि सॉइल हेल्थ, वाटर क्वालिटी, एयर क्वालिटी, बायोडाइवर्सिटी और ह्यूमन हेल्थ सबको नुकसान पहुंचाता है। एक्सेस फर्टिलाइजर्स, स्पेशली नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करते हैं। सॉइल की नेचुरल कैपेसिटी वाटर और न्यूट्रिएंट्स रिटेन करने की कम हो जाती है। इससे धीरे धीरे क्रॉप प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होने लगती है। अब प्रोडक्टिविटी गिरती है तो फार्मर सोचता है कि शायद फर्टिलाइजर कम पड़ गया, इसलिए वह और ज्यादा फर्टिलाइजर अप्लाई करता है। लेकिन क्योंकि सॉइल ऑलरेडी डिग्रेडेड है, इसलिए उसका रिस्पॉन्स उतना इफेक्टिव नहीं होता। फिर अगले सीजन और फर्टिलाइजर डालना पड़ता है। यही विशियस साइकिल फर्टिलाइजर ट्रैप कहलाती है। यानी फर्टिलाइजर्स इनिशियली प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, लेकिन ओवरयूज इवेंचुअली ऐसी कंडीशन क्रिएट कर देता है जहां प्रोडक्टिविटी सस्टेन करने के लिए कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग फर्टिलाइजर डोसेस की जरूरत पड़ती है। यही कारण है कि डेकेड से फर्टिलाइजर सप्लाई बढ़ने के बावजूद इंडिया की फर्टिलाइजर डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है कि प्रॉब्लम सप्लाई शॉर्टेज की नहीं है, बल्कि फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी की है। पॉलिसी फोकस सिर्फ मोर फर्टिलाइजर प्रोडक्शन पर नहीं होना चाहिए। फोकस इस बात पर होना चाहिए कि पर किलोग्राम फर्टिलाइजर से ज्यादा क्रॉप आउटपुट कैसे मिले, या सैम यील्ड कम फर्टिलाइजर यूज करके कैसे मेंटेन की जाए। अब एग्जिस्टिंग पॉलिसी मेजर्स को देखें। गवर्नमेंट ने न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी यानी एनबीए स्कीम इंट्रोड्यूस की थी। इसका ऑब्जेक्टिव था बैलेंस्ड फर्टिलाइजर यूज एनकरेज करना, लेकिन इस पॉलिसी की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि यूरिया को इसमें शामिल नहीं किया गया। यूरिया हेविली सब्सिडाइज्ड और आर्टिफिशियली चीप बना रहा, इसलिए फार्मर्स नेचुरली यूरिया की तरफ बियास्त रहे। रिजल्ट, फर्टिलाइजर इंबैलेंस कंटिन्यू रहा। इसके बाद नीम कोटेड यूरिया इंट्रोड्यूस किया गया। इसका आइडिया था नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी इंप्रूव करना और डाइवर्जन रोकना, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर यह भी नाइट्रोजन लॉस को सब्सटैंशियली प्रिवेंट नहीं कर पाया। बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन अमोनिया एमिशंस के रूप में एटमॉस्फेयर में चली जाती है, जिससे एयर पोल्यूशन बढ़ता है। इसी तरह फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स रन ऑफ के थ्रू वाटर बॉडीज में पहुंचते हैं। इससे यूट्रोफिकेशन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं,
वाटर पोल्यूशन बढ़ता है, एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी डैमेज होती है। अब एनालिसिस का सबसे क्रिटिकल पार्ट आता है, पॉलिसी गैप्स और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। इंडिया में फर्टिलाइजर्स पर डिपेंडेंस कम करने के कई नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, जैसे पल्सेस, लेग्यूमिनस कवर क्रॉप्स, मैन्योर, कॉम्पोस्ट, बायोचार आदि। हिस्टोरिकली इंडियन एग्रीकल्चर लार्जली इन्हीं सिस्टम्स पर आधारित थी, लेकिन मॉडर्न पॉलिसी फ्रेमवर्क में ये चीजें सेंट्रल पोजीशन खो चुकी है। सबसे बड़ी समस्या फ्रैगमेंटेड पॉलिसी मेकिंग की है। एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर, वाटर रिसोर्सेज, फूड प्रोक्योरमेंट, रूरल डेवलपमेंट, ये सब अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैंडल करते हैं। कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी डेवलप नहीं हो पाती। अब एमएसपी और प्रोक्योरमेंट सिस्टम को समझिए। गवर्नमेंट टेक्निकली 20 से ज्यादा क्रॉप्स के लिए एमएसपी अनाउंस करती है, लेकिन इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिकली राइस, व्हीट और शुगर केन तक सीमित है। फार्मर नेचुरली वही क्रॉप ग्रो करेगा जिसकी एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट हो। इसलिए क्रॉपिंग पैटर्न फर्टिलाइजर इंटेंसिव क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट हो गया। आज राइस, व्हीट और शुगर केन मिलकर इंडिया की यूरिया कंजम्पशन का 2/3 से ज्यादा हिस्सा कंज्यूम करते हैं। इससे ट्रेडिशनल पल्सीरियल रोटेशंस कमजोर हो गई, जबकि हिस्टोरिकली पल्सेस सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती थी। अब आर्नी देखिए, इंडिया डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट से कहीं ज्यादा सीरियल्स और शुगर केन प्रोड्यूस कर रहा है। लगभग 40% राइस एक्सपोर्ट हो जाता है। इसके अलावा करीब 9% राइस ग्रेन बेस्ड बायो एथेनॉल प्रोडक्शन में डाइवर्ट हो रहा है, यानी फूड ग्रेन्स अब फ्यूल प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इससे फूड वर्सेस फ्यूल कंपटीशन क्रिएट हो रही है। लैंड, वाटर, फर्टिलाइजर्स और सब्सिडीज सब लिमिटेड रिसोर्सेज है। अगर फूड ग्रेन्स एथेनॉल प्रोडक्शन में जाएंगे तो रिसोर्स प्रेशर और बढ़ेगा। इसलिए एनालिसिस सजेस्ट करता है कि बायो एथेनॉल प्रोडक्शन प्राइमरीली मोलिसिस या वेस्ट बायोमास तक लिमिटेड होना चाहिए, फूड ग्रेन्स पर आधारित नहीं होना चाहिए। अब पल्सेस की इंपॉर्टेंस समझते हैं। पल्सेस सिर्फ एक क्रॉप नहीं है, बल्कि नेचुरल फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा है। लेग्यूम्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, इसलिए पल्सीरियल रोटेशन नेचुरली सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन करती है और यूरिया डिपेंडेंस कम करती है। इसके अलावा पल्सेस रेन फेड और ड्राउट प्रोन रीजन्स के लिए आइडियल है। वीक मॉनसून ईयर्स में भी रिलेटिवली रिसिलिएंट रहती है। न्यूट्रिशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया की बड़ी वेजिटेरियन पॉपुलेशन के लिए पल्सेस प्रोटीन सिक्योरिटी का मेजर सोर्स है। इसलिए पल्सेस एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रेजिलियंस और न्यूट्रिशन तीनों डायमेंशंस में क्रूशल है। लेकिन सीरियल फोकस्ड पॉलिसीज के कारण पल्स कल्टीवेशन लगातार डिक्लाइन हुई है। रिजल्ट, इंडिया आज लगभग 20% पल्सेस इंपोर्ट करता है। तेलंगाना जैसे राज्यों में पल्स प्रोडक्शन स्टेटहुड के बाद आधी हो चुकी है। एनालिसिस ये भी बताता है कि अगर राइस एकरेज का सिर्फ 20% हिस्सा पल्सेस में शिफ्ट कर दिया जाए तो वाटर सेविंग, यूरिया सेविंग और न्यूट्रिशन इंप्रूवमेंट तीनों साइमल्टेनियसली अचीव किए जा सकते हैं। गवर्नमेंट ने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन 2025 लॉन्च किया था। इसमें की पल्सेस के लिए फुल एमएसपी प्रोक्योरमेंट और 11,440 करोड़ एलोकेशन की घोषणा हुई थी। टारगेट था एनुअल प्रोडक्शन को 350 लाख टन तक बढ़ाना, लेकिन इंप्लीमेंटेशन बहुत वीक रहा। 2026 में पल्स कल्टीवेशन एरिया सिर्फ 1.26% बढ़ा, जबकि 2021 से 22 से 2024 से 25 के बीच एरिया में लगभग 10% डिक्लाइन आया था। ग्राउंडनट सोइंग भी सिर्फ 1.3% बढ़ी। इसका मतलब साफ है, पॉलिसी अनाउंसमेंट्स काफी नहीं है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और इफेक्टिव एग्जीक्यूशन इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब मेजर्स की बात करते हैं जो फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है ऑर्गेनिक ऑल्टरनेटिव्स का ग्रेटर यूज। मैन्योर, कॉम्पोस्ट और बायोचार जैसे ऑर्गेनिक इनपुट्स को सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड करना होगा। इससे केमिकल फर्टिलाइजर्स पर डिपेंडेंस कम होगी और सॉइल हेल्थ इंप्रूव होगी। दूसरा, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन प्रैक्टिसेस रीडिजाइन करनी होंगी। करंट मॉडल में केमिकल फर्टिलाइजर्स बेस इनपुट होते हैं और ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स ऑप्शनल होते हैं, लेकिन आइडियली इसका उल्टा होना चाहिए। ऑर्गेनिक इनपुट्स बेस न्यूट्रिएंट सोर्स बने और केमिकल फर्टिलाइजर्स सिर्फ सप्लीमेंट्री टॉपअप्स की तरह यूज हो। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह सिर्फ थ्योरेटिकल सजेशन नहीं है। इंडिया में कोऑर्डिनेटेड क्रॉप ट्रायल्स ने दिखाया है कि रेकमेंडेड फर्टिलाइजर डोज का लगभग 50% हिस्सा मैन्योर, कॉम्पोस्ट और बायोचार से रिप्लेस किया जा सकता है, बिना क्रॉप यील्ड रिड्यूस किए। इसके अलावा न्यूट्रिएंट एफिशिएंट क्रॉप वैरायटीज पर इन्वेस्टमेंट बढ़ानी होगी। अभी फोकस अक्सर एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजीज और कैपिटल इंटेंसिव सॉल्यूशंस पर ज्यादा रहता है, लेकिन रिसर्च ये दिखाती है कि एग्जिस्टिंग क्रॉप वैरायटीज स्पेशली राइस जर्मप्लाज्म में नाइट्रोजन एफिशिएंसी को डबल करने की पोटेंशियल मौजूद है, यानी सैम क्वांटिटी यूरिया से डबल ग्रेन आउटपुट अचीव करने की संभावना है। फाइनली इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन की जरूरत है।
एनालिसिस सजेस्ट करता है कि यूनियन गवर्नमेंट को इंटरमिनिस्टीरियल नेशनल नाइट्रोजन स्टीयरिंग कमिटी रिवाइव करनी चाहिए। इसकी टेन्योर रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट होने से पहले ही समाप्त हो गई थी। लेकिन फर्टिलाइजर एफिशिएंसी जैसे क्रॉस सेक्टरल इशू को हैंडल करने के लिए ऐसी कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूशंस बेहद जरूरी है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है? इंडिया की फूड सिक्योरिटी का फ्यूचर सिर्फ मोर फर्टिलाइजर में नहीं है, फ्यूचर स्मार्टर फर्टिलाइजर यूज में है। पल्स बेस्ड फार्मिंग सिस्टम्स, ऑर्गेनिक इनपुट्स, न्यूट्रिएंट एफिशिएंट क्रॉप वैरायटीज, बैलेंस्ड प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज और कोऑर्डिनेटेड लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स यही सस्टेनेबल सोल्यूशन है। अगर इंडिया सिर्फ फर्टिलाइजर सप्लाई बढ़ाने के अप्रोच पर चलता रहा तो सब्सिडी बर्डन भी बढ़ेगा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी बढ़ेगी और एग्रीकल्चर सिस्टम भी प्रोग्रेसिवली इनएफिशिएंट होता जाएगा। लेकिन अगर फोकस एफिशिएंसी, डाइवर्सिफिकेशन और इकोलॉजिकल बैलेंस पर शिफ्ट किया जाए तो इंडिया साइमल्टेनियसली फूड सिक्योरिटी, फार्मर सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन तीनों गोल्स अचीव कर सकता है।